तो देखो, ऑप्शन वोलेटिलिटी एंड प्राइसिंग ये बुक है। इसमें जो फर्स्ट पेज है देखो, ये इसमें क्या है कि सेल्डन नेटनबर्ग ने लिखी थी ये बुक को, है ना। तो इसमें सबसे जो बेसिक जो है, मैं बेसिक से शुरू करते हैं अपन। देखो बता रहा हूँ, ये पूरे इसके डिटेल है, इसके कंटेंट है कि इसमें क्या क्या कवर है ना। पूरे पूरे बुक्स में ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इन्होंने अपना 20 साल का पूरा करियर, यानी कि 1994 में फर्स्ट टाइम ये बुक आई थी, है ना। अब ये देखो, पहली चीज जब ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अब उसको किस तरीके से इन्होंने पहले ही पेज में समझाया है, ठीक है। एक जेरी नाम का आदमी एक स्मॉल टाउन में रहता था, है ना। वो वही पला बड़ा बड़ा हुआ, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि उसके पेरेंट्स ना नहीं रहे, और उसके फ्रेंड्स लोग भी वो जगह छोड़ चुके थे। तो अब उसका भी मन था कि वो शहर से चले जाए, ठीक है। तो अब उसने क्या किया कि अब उसको एक चीज पता चली कि उसके जो शहर है उसके आस पास में एक हाईवे आने वाला है, बहुत बड़ा। गवर्नमेंट का एक हाईवे बनाने वाली है। चूंकि जो जेरी था वो रेस्टोरेंट के बिजनेस में था, तो उसने ये डिसाइड किया क्यों ना मैं यही रह लूं, और जब हाईवे बन जाएगा तो वहां पर मैं रेस्टोरेंट डाल दूंगा। तो जो हाईवे जाने वाला था उसी के पास में उसको एक किसान की जमीन दिख जाती है, जिसका प्राइस लगभग 1 लाख, एक एग्जाम्पल है कि उसका प्राइस लगभग 1 लाख रुपए है। तो जेरी को ये लगता है कि प्राइस रीजनेबल है, यानी कि अच्छे ठीक प्राइस है। तो वो क्या करता है कि एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच। तो जेरी और किसान के बीच जो एग्रीमेंट होता है, या जो 1 लाख रुपए की डील होती है, उसको क्या बोलेंगे, स्पॉट या कैश ट्रांजेक्शन, है ना। तो कैश ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि दोनों पार्टी एक्सचेंज ऑफ गुड एंड मनी उसके लिए रेडी रहते हैं, है ना। तो उसको स्पॉट प्राइस या कैश ट्रांजेक्शन बोलते हैं। लेकिन अब इसमें आगे क्या होता है कि जेरी को लगता है कि जो हाईवे बनने में लगभग 1 साल लग जाएंगे, तो अभी से मैं रेस्टोरेंट खोल के क्या करूंगा। तो जेरी क्या करता है, जेरी अप्रोच करता है किसान को, बोलता है भैया एक काम करो, अपन ना स्पॉट, जो स्पॉट यानी कि तुरंत कैश में डील करने वाले थे, वो कैश में डील ना करके वो लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड डील करते हैं। फॉरवर्ड डील यानी कि आज नहीं दूंगा पैसा, 1 साल बाद दूंगा। 1 साल बाद यानी आज अगर 27 मार्च 2024 है, तो मैं 27 मार्च 2025 के बीच में, जो 1 साल है उसके बीच में मैं आपको पैसे पूरे दे दूंगा। तो उसको क्या बोलते हैं, अगर ये उस समय के बीच में नहीं हुआ तो वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो जाएगा। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी लिमिट क्या होगी, 27 मार्च 2024 से 27 मार्च 2025 के बीच। उस बीच में ये अपनी कॉन्ट्रैक्ट को डील करेगा। लेकिन अब 1 साल में क्या क्या बदलेगा, उसके लिए किसान को तो कुछ पैसे देने पड़ेंगे ना। कि भाई मैं तुमसे डील कर रहा हूं कि मैं आपकी प्रॉपर्टी 1 लाख में खरीदूंगा, आप 1 साल तक किसी को मत बेचिएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, उसके एवज में कुछ तो पैसे लोगे ना, एडवांस। एडवांस, या फिर उसको बोलोगे जो उसका नुकसान होगा साल भर में इंटरेस्ट का, या वो किसी और को बेच पाता, इस टाइप से जो नुकसान होता कि भाई मैं तो तुम ही को बेचूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ कीमत देगा ना। तो पहली चीज होती है कि मान लीजिए अगर वो डील आज करता तो उसको 1 लाख रुपए मिलते, और 1 लाख रुपए को अगर वो फिक्स डिपॉजिट करता तो उसको क्या मिलता, ब्याज मिलता। तो ब्याज मिलता, उसका एक नुकसान होगा जेरी को, जो किसान है उसको। तो जो जेरी जो डील करता है,
वो किस टाइप से डील करेगा, जेरी इस टाइप से डील करेगा कि वो इंटरेस्ट 8% है, तो उसको मान लीजिए 12,000 रुपये एक स्मॉल अमाउंट दे दिया कि भाई मैं ये आपको 12,000 रुपये अमाउंट दे रहा हूं। अब क्या होगा, आने वाले टाइम में हो सकता है कि वहां पे हाईवे ना बने, तो जेरी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, लेकिन जो उसने पैसे मान लीजिए 12,000 रुपये किसान को दिए वो उसे वापस नहीं मिलेंगे। वो तो डील हो चुकी थी कि उसको साल भर में पैसे लेने थे। तो सेलर कौन हुआ, किसान। बायर कौन हुआ, जेरी। तो आने वाले टाइम में मान लो हाईवे नहीं आया तो उसके केवल 12,000 नुकसान हुए, और किसान को क्या फायदा हुआ, वो 12,000 रुपये जो उसको साल भर में रेट इंटरेस्ट मिलने वाला था वो मिल गया, साथ में उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मिल गए, तो वो भी दोनों खुश रहे। अब क्या होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो नॉर्मल अगर ट्रेड होता है ना तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर वही स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फ्यूचर के रूप में ट्रेड होता है। अब फ्यूचर ट्रेड क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मान लीजिए आज किसी, मान लीजिए वो जो किसान है जो जमीन बेचना चाहता है ना, उसकी प्राइस 1,00,000 रुपए है, लेकिन अब क्या हो रहा है, हाईवे आने वाला है, हाईवे आने वाला है, गुड न्यूज है। तो जो उसका फ्यूचर प्राइस है वो क्या करेगा, प्लस में ट्रेड करेगा ना। 1,00,000 रुपए है तो 1,05,000, 1,10,000 में ट्रेड करेगा, तो फ्यूचर प्राइस उसकी क्या हुई, प्लस में हुई, है ना, पॉजिटिव। अगर मान लीजिए उस उस जो जगह पे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हाईवे नहीं बना, हाईवे की जगह कचड़े की दो कचड़ा या डंप यार्ड बन गया, तो उस जमीन की कीमत कम हो जाएगी, तो फ्यूचर प्राइस उसका क्या होगा, 1,00,000 की जगह 90,000 में ट्रेड करेगा। क्यों, वहां तो डंप यार्ड आएगा तो उस जमीन की कीमत कम हो जाएगी, आसपास कोई रहना नहीं चाहेगा, कोई रेस्टोरेंट नहीं खोलना चाहेगा, तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही अपने को स्टडी करना है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करे तो उसे सॉरी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो स्टॉक मार्केट में होते हैं उसे फ्यूचर ट्रेड बोला जाता है। अब देखो, जेरी और किसान के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन अब आगे क्या हुआ, हो सकता है कि जेरी अपने वादे को तोड़ दे कि भाई 12,000 रुपए जो मैंने दिए थे, है ना, किसान को, वो उसको वापस मांगने लगे कि मुझे वापस दे, या किसान बोल दे कि मेरे को 12,000 रुपए मिले थे लेकिन मैं आपको बेच नहीं सकता। तो दिस टाइप ये जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं कच्चे में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और जब स्टॉक मार्केट में या जो ऑफिशियल एक्सचेंज होते हैं जो देश विदेश में, उसमें क्या होता है, जो भी ट्रेड होता है वो एक्सचेंज में होता है। तो जेरी अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेट होता है, और फार्मर, ये दोनों के जो बीच में निगोशिएशन ऑफ पेमेंट होती है या पेमेंट का जो डील होता है उसको कैसे करेंगे, उसको एक्सचेंज एक्सचेंज उसकी गारंटी लेगा। जैसे कि अगर हम स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो मान लो आपको स्टॉक की डिलीवरी मिलती है कि नहीं मिलती, उसकी गारंटी एक्सचेंज लेता है, क्लीयरिंग हाउस लेते हैं, है ना। उसी तरीके से ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल से उन्होंने समझाया है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जेरी एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है। सेकंड, जेरी क्या करेगा, अगर वो एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है तो वो एक कॉल बाय कर लेगा। ठीक है, कि इसका दाम तो 1,00,000 रुपए से 1,10,000 होने वाला है, तो जो भी अगर मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्ट अगर लीगल वे में ट्रेड हो तो उसको क्या करेगा, वो कॉल बाय कर लेगा। तो कॉल बाय से उसको 12,000 रुपए उसने पेमेंट किया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट वो साल भर में लेगा कि नहीं लेगा ये वो उसके ऊपर है, लेकिन वो 12,000 रुपए उसने जो दिए हैं वो फार्मर को दिए हैं जो कि उसका सेलर है। तो 12,000 रुपए एक तरीके से उसने एक इंश्योरेंस दिया है कि मैं उतने का
नुकसान अगर मान लीजिए उसने डील नहीं भी की तो फॉर्मर को उतने का फायदा होगा, तो 12,000 का उसने कॉल बाय कर लिया, है ना। और तो कॉल बाय किया, लेकिन कॉल बायर्स के पास क्या होता है, ऑब्लिगेशन नहीं रहता कि आपको पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ, आपको पोजीशन लेना ही है। इस टाइप का जो बंधन है वो ऑप्शन कॉल बायर्स के पास नहीं होता है। लेकिन जो सेलर है, जो आपको वो इंश्योरेंस सेल कर रहा है, उसके पास उसके पास ऑब्लिगेशन होता है कि उसको एनी हाउ आपको डिलीवरी देनी है ना। तो कॉल बायर और कॉल सेलर में ये डिफरेंस होता है। कॉल बायर्स के पास राइट होता है कि वो बाय कर सकता है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता। लेकिन कॉल सेलर जो है, जो कि किसान है, वो ऑब्लिगेट है कि उसको तो सेल करना ही होगा अगर इसने अपनी पोजीशन मांगी तो जेरी ने। ठीक है, यही इसमें एक एग्जांपल दिया है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट जितने में उसने साइन किया उसको क्या बोलेंगे, प्रीमियम। 12,000 रुपए जो उसने दिए ना एडवांस, चाहे वो, उसको बोलेंगे प्रीमियम। और वो साल भर का लिया उसने, तो एक्सपायरी कब की हुई उसकी, 1 साल बाद की। तो एक्सपायरी डेट क्या हुआ, 27 मार्च 2025। 1 ईयर पॉलिसी, 1 साल का उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया, चाहे उसने कॉल ऑप्शन में लिया हो चाहे फ्यूचर में लिया हो। ठीक है, इस टाइप से समझेंगे तो ज्यादा अपने को हेल्प मिलेगी। ठीक है। अब देखिए बाइंग एंड सेलिंग क्या होता है, अब इसको थोड़ा मैं पढ़ के बता देता हूँ। वी यूजुअली assume that in order to sell something we must first own it। यानी कि अगर हमको किसी चीज को सेल करना है तो पहले हमको क्या करना होता है, पहले उसको खरीदना पड़ता है ना। लेकिन फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। डेरिवेटिव मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता। इंस्टेड आप बाइंग फर्स्ट करने की जगह आप सेल फर्स्ट कर सकते हो। जैसे आपको फ्यूचर का प्राइस आने वाले समय में लग रहा है कि इसका प्राइस नीचे जाएगा, है ना, आने वाले टाइम में इसका प्राइस नीचे जा सकता है, तो आप सेल फर्स्ट करोगे और जब उसका प्राइस नीचे चला जाएगा तो वहां पे आप बाय कर लोगे। तो जो प्राइस का डिफरेंस रहेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन बाइंग में, ये फ्यूचर में इस टाइप के गुण है कि आप पहले सेल कर सकते हो, बाय लेटर स्क्वायर ऑफ कर लो, है ना, या बाय फर्स्ट सेल लेटर कर सकते हो। दोनों ऑप्शन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में ही होते हैं, है ना। अब ये ऑप्शन ट्रेड का जैसे मैं बता रहा था, तो यहाँ देखिए जो ओपन ट्रेड होते हैं ना, जिसमें पोजीशन लोगों ने स्क्वायर ऑफ अपनी नहीं की, है ना। तो जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी कोई भी चीज को बाय और सेल किया, तो ये क्या हुआ, ओपन ट्रेड। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया तो वो एक पोजीशन मैंने खड़ी की, लेकिन मैं उसी ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करता हूं तो वो क्लोज ट्रेड होता है ना। तो एक हो गया ओपनिंग ट्रेड, और सेकंड जब मैं उसको ट्रेड को क्लोज करता हूं तो उसको बोलते हैं क्लोजिंग ट्रेड। तो इसी से जो आगे बना है वो उसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, जिसको अपन अभी डिटेल में पढ़ रहे थे, है ना। तो वाइडली यूज मेजर ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी इन एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज द अमाउंट ऑफ ओपन इंटरेस्ट। यानी कि ट्रेडिंग एक्टिविटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट में जानना है तो सबसे आसान तरीका है उसका ओपन इंटरेस्ट को जान ले। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। तो इफ अ ट्रेडर फर्स्ट बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो उसका ओपन ट्रेड हो गया। यानी कि किसी भी चीज, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को उसने बाय किया है तो वो उसकी ओपनिंग ट्रेड हो गई। उसका क्या मतलब है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट में वो लॉन्ग है, यानी कि उसने तेजी की पोजीशन ली हुई है। इफ द सेलर फर्स्ट सेल अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसकी ट्रेड उसने स्क्वायर ऑफ नहीं की है, तो उसका क्या मतलब है, उसने मंदी का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो लॉन्ग और शॉर्ट जो है किसी भी ट्रेडर की पोजीशन बताता है ओपन इंटरेस्ट के द्वारा। बट ट्रेडर आल्सो रिफ्लेक्ट द मेकिंग ऑफ ओपनिंग ट्रेड एज गोइंग लॉन्ग और गोइंग शॉर्ट। ठीक है, अब यहाँ देखिए चार्ट दिया हुआ है, इसमें आप समझने की कोशिश करिए। बाय फर्स्ट यानी कि किसी ने बाय किया, ओपन लॉन्ग पोजीशन, सेल लेटर यानी कि उसने अपनी पोजीशन क्लोज कर ली। ठीक है, सेल फर्स्ट, उसने पहले सेल किया ओपन शॉर्ट पोजीशन, लेकिन उसने क्या किया बाद में बाय कर लिया उसको, तो उसको क्या बोलेंगे,
उसने अपनी पोजीशन क्लोज कर ली। तो इस तरीके से इसको समझा जाता है। और लॉन्ग पोजीशन विल यूजली रिजल्ट इन अ डेबिट, यानी कि वी मस्ट पे मनी व्हेन वी बाय। तो लॉन्ग पोजीशन जब ले रहे हैं अपन, है ना, और आगे चल के जब हम उसको स्क्वायर ऑफ करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ तो पैसे देने पड़ेंगे ना। कैसे? अपन ने लॉन्ग लिया पोजीशन, मान लो 100 रुपए में, उसकी प्राइस 100 रुपए है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसमें 10 रुपया ऊपर चला गया उसका प्राइस, तो कितना हुआ 110। तो 10, हमको 100 रुपये शुरू में डेबिट करना पड़ेगा, उसके बाद जो 10 रुपये अपने को मिला वो हमारा होगा प्रॉफिट। वैसे ही शॉर्ट पोजीशन में क्या होता है कि प्राइस जितना नीचे जाएगा उतना हमको प्रॉफिट होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट। जितना नीचे जाते जाएगा उतना अपने को प्रॉफिट यानी क्रेडिट होते जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है देखो, द टर्म लॉन्ग एंड शॉर्ट में आल्सो रिफर टू वेदर ट्रेडर वांट टू मेक मार्केट टू राइज और फॉल। यानी कि कोई लॉन्ग पोजीशन ले रहा है उसको क्या लग रहा है, मार्केट ऊपर जा सकता है। कोई शॉर्ट ले रहा है उसका मतलब मार्केट नीचे जा सकता है। ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन इसको अगर आप इसको अच्छे से स्टडी कर लोगे ना, इसको एक दो बार रिपीट कर लोगे, सब चीज मार्केट में समझ में आने लगेगा, है ना। हाउएवर, अब इसमें क्या लिखा है, व्हेन रिफरिंग रिफरिंग टू डेरिवेटिव। तो इसमें क्या है, एक चीज बता रहा हूं आपको। डेरिवेटिव में अगर आप ऑप्शन को बाय, है ना, वी विल रिफर टू आइदर अ लॉन्ग और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन। जैसे मैंने बताया ना आपको कि कॉल को आप बाय करोगे तो क्या हुआ, आप तेजी की ओर हो। लेकिन कॉल को अगर आप सेल कर रहे हो, उसका क्या मतलब है कि आप मंदी की ओर हो, यानी कि आपको लग रहा है वहां से मार्केट नीचे जा सकता है। तो वैसी पुट को क्या करोगे, जब आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है तो उसको क्या बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, मार्केट नीचे जा रहा है यानी कि मंदी की ओर है, पुट बायर। और पुट सेलर यानी कि मार्केट वहां से एक रेजिस्टेंस से फिर वापस ऊपर जा सकता है या इससे नीचे नहीं जा सकता, तो अपन क्या करेंगे, पुट सेल करेंगे। अब ये क्या होता है, नोशनल वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि एक स्टॉक एक्सचेंज में एक ट्रेड हो रहा है ना, कोई भी चीज ट्रेड हो रही है 75 रुपए में। 75, ये डॉलर में लिखा है, इसको रुपए में समझ लो। मान लो कि ये 75 रुपए में ट्रेड ले रहा है, इंटू 1000, यानी कि कितना हुआ टोटल, 75,000। ये इसकी नोशनल वैल्यू हुई, यानी कि इतने की, इतना मार्केट इसका वैल्यू हुआ उस कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसको क्या बोलेंगे, नोशनल वैल्यू। तो ये क्या है, 75 इंटू 1000, कितना हुआ, 75,000 इज अ नोशनल वैल्यू। यानी कि इतनी इसके इसके इतना आपको पेड करना होगा। एक वैल्यू होती है ना कॉन्ट्रैक्ट की, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप लेंगे तो उसमें हमेशा देखना उसमें वैल्यू लिखी रहेगी, है ना। इतना आपको देना पड़ेगा। मान लो 75 से 80 हो गया तो 5 रुपीज आपका फायदा होगा। उस टाइप से इसको, ये आपकी नोशनल वैल्यू से ही डिपेंड करेगा, है ना। अब सेटलमेंट कैसे होता है, अब सेटलमेंट जो होता है ना, वो 3 टाइप से होता है। ठीक है। पहला होता है स्टॉक टाइप सेटलमेंट, यानी कि आपने अगर बाइंग की है ना, बाइंग की, उसको अगर आप स्क्वायर ऑफ करोगे तो आपको से उतने शेयर्स आपको खरीदने पड़ेंगे जब आप ट्रेड ले रहे हो ओपन ट्रेड में, तो है ना। सेल करोगे तो उतनी की आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी, स्टॉक टाइप सेटलमेंट। दूसरा होता है फ्यूचर टाइप सेटलमेंट, यानी कि आपने मान लीजिए कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसमें आपने डील किया, तो आपने सेल किया है उतने का, तो आपको 9 इंटू उसकी मार्जिन वैल्यू देनी पड़ेगी। लेकिन जो अब आप उसकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करोगे तो उतने उतना, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट की जितनी वैल्यू होगी उतने का आपको पोजीशन देना पड़ेगा सेल में। और बाइंग में क्या है, उतने की पोजीशन आपको लेनी पड़ेगी। तो ये बाइंग फ्यूचर एंड सेलिंग फ्यूचर में होता है ना। सेल कर रहे हो, एक सिंपल बता रहा हूं कि अगर आप सेल कर रहे हो तो सेल मीन्स क्या होगा कि आपको उतने फ्यूचर्स की डिलीवरी लेनी पड़ेगी। जैसे इसमें दे रहा है देखो, फ्यूचर प्राइस कितना है 75, किसी ने 9 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड लिए, 9 फ्यूचर्स, है ना, सेल किया। करंट पोजीशन क्या है, शॉर्ट 9 फ्यूचर्स। तो मार्जिन कितनी लगी, मान लीजिए $300 इसमें लिखा हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट साइज लिखा है 1000। तो
9 × 300 कितना हुआ? 27,000। तो इतने की मार्जिन लगी, है ना। सेकेंड डे क्या हुआ? मार्केट 75 से 77 चला गया। तो क्या हुआ? नो ट्रेड, यानी उस दिन उसने कोई ट्रेड नहीं ली, लेकिन उसको लॉस कितने का हुआ? 2 रुपए का लॉस हुआ। तो 27 70, और उसने क्या किया है? 9 × 3, इतना 27 हुआ। अब इसमें उतने की वैल्यू उसने माइनस की, तो कितना हुआ? 1800 का उसको लॉस हो रहा है 2 रुपए में। 2 रुपए में 9 × 2 कर लो तो 1800 हुआ। तो 1800 का उसको लॉस हो रहा है ना। 9 × 1000 यूनिट, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइज में 1000 यूनिट है ना। और 2 रुपए का लॉस हुआ, तो कितना हुआ? 9 × 2 × 1000, ये हो गया 1800। अब उसने क्या किया? थर्ड डे क्या हुआ? मार्केट जब 74 में आ गया उसका प्राइस, तो उसने क्या किया? उसने दो फ्यूचर बाय कर लिए, है जो उसके 9 कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें से दो में उसने स्क्वायर ऑफ कर लिया। तो टोटल उसके कॉन्ट्रैक्ट 7 बचे। लेकिन उन दो कॉन्ट्रैक्ट में उसको कितने के फायदे हुए, है ना। तो कितने के फायदे हुए? एक कॉन्ट्रैक्ट में कितने का फायदा होना है? 1 रुपए का। ठीक है। तो टोटल उसने कॉन्ट्रैक्ट लिए, दो कॉन्ट्रैक्ट, 1 रुपए का फायदा हुआ है, यानी कि 9 × 1 सेकेंड ना, दो उसने बाय किए, तो 1 रुपए, टोटल 2000 का फायदा हुआ उसको, है ना। तो इसको अब अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो उसको फायदा हुआ और उसकी जो पोजीशन क्या थी, वो दोनों को अगर कैलकुलेट करोगे, तो 74 माइनस 77, यानी कि जो प्रीवियस प्राइस था उसमें से, इंटू -9 इंटू 1000, तो इतना आया। और उसको प्रॉफिट कितना हुआ, उसको उसमें से माइनस कर दिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा डीप है ये। जैसे उसके 9 कॉन्ट्रैक्ट थे, उसने दो को स्क्वायर ऑफ किया, तो 75 में उसने खरीदा था, अभी क्या हो गया? 74। तो 1 रुपए का उसमें उसको फायदा मिल रहा है। लेकिन उसने क्या किया? केवल दो कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ किए, तो एक टोटल उसको फायदा कितने का हुआ? दो कॉन्ट्रैक्ट में 2000 रुपए का, है ना। अब इसको थोड़ा साइड कर लो। अब अगले दिन 70 रुपए आ गया उसका प्राइस, 75 में लिया था 70, तो उसने क्या किया? जो 7 कॉन्ट्रैक्ट बचे थे उसमें से चार को उसने बाय कर लिए। ठीक है। तो उसको कितने का फायदा हुआ? देखिए, जो उसकी अब पोजिशनल वैल्यू है वो कितनी हो गई? $9000, है ना। 3 × 3000, यानी कि एक की वैल्यू कितनी हुई? ये सॉरी, ये 7 कॉन्ट्रैक्ट में से उसने चार में अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली, है ना। तो उसके कॉन्ट्रैक्ट कितने अभी ओपन खड़े हैं? 3। ठीक है, 3 कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या हुई? तो ये ऐसे निकाल लिए। और अब 70 में से, 74 में से 70 माइनस किया उसने, इंटू -7, तो कितनी वैल्यू आई? 28। तो इसकी टोटल प्रॉफिट कितने हो गई? +3700, यानी दोनों को मिलाकर, ये प्रीवियस डे प्रॉफिट हुआ था उसको 9000 का, और आज उसको प्रॉफिट हुआ 28,000 का। तो टोटल उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 37,000। अब लास्ट डे में उसके 3 कॉन्ट्रैक्ट थे, लेकिन वो 70 रुपए से वापस कितने में आ गया? 80 में। ठीक है। तो अब क्या हुआ? उसको लॉस होगा 3 कॉन्ट्रैक्ट्स में, क्योंकि उसने खरीदा कितने में था? 75 में। तो 80 माइनस 5 करो और उसको कैलकुलेट कर लो। तो ऐसे उसको ओवरऑल कितने का नुकसान हुआ? अब यानी कि ओवरऑल जो उतने कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें प्रॉफिट कितने का हुआ? 7000 का। लेकिन अब ये देखिएगा, 80 से, ठीक है, 75 में उसने खरीदा था, अभी कितनी प्राइस हो गई? 85। ठीक है। तो 5 रुपए का उसको लॉस हो रहा है इसमें। ठीक है। ये इसने, फिर भी उसने स्क्वायर ऑफ कर लिया, तो 5 × 5 रुपीज इंटू 3 कॉन्ट्रैक्ट, तो कितना हुआ? 15 × 1000, तो कितना हुआ? 15,000। तो इस टाइप से इसकी जो ओवरऑल कैलकुलेशन करो, तो ये इसको 9 कॉन्ट्रैक्ट में 7000 रुपीज का फायदा हुआ।
समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस चार्ट को ना थोड़ा सा अच्छे से रीड करिएगा, है ना। पहले दिन उसने पोजीशन ली 75 में, क्या कौन सी पोजीशन ली? सेल की पोजीशन। तो उसने सेल किया तो मार्जिन कितना मांगा? 27,000, है ना, 9 × 3, है ना। अगले दिन उसने ट्रेड नहीं लिया और ओपन अपनी पोजीशन कर ली, लेकिन उसको ₹2 का इसमें लॉस हुआ, तो टोटल उसका लॉस हुआ $1,800, ठीक है। अब थर्ड डे में उसने जो पोजीशन ली, उसने क्या किया, दो कॉन्ट्रैक्ट है उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया, तो उसको 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 इसमें ₹1 का फायदा हुआ, लेकिन जो लास्ट डे उसको लॉस हुआ था उसमें से इसको कैलकुलेट किए तो कितना हुआ, ये कितना हुआ यहाँ दिख रहा है, टोटल इसको प्रॉफिट हुआ 9,000 का। फिर अगले दिन उसने चार, जब ₹74 से 70 चला गया, तो उसने चार कॉन्ट्रैक्ट और स्क्वायर ऑफ कर लिए, तो उसका टोटल फायदा हुआ 3,700 का। लेकिन लास्ट डे उसका जो प्राइस था 70 से 80 चला गया। तो ओवरऑल फर्स्ट डे से प्राइस और यहाँ पे प्राइस, उन दोनों में फाइव रुपीज का डिफरेंस था। तो उसको ओवरऑल कैलकुलेट किए, तो इन 9 कॉन्ट्रैक्ट में उसको ₹7,000 का फायदा हुआ ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये स्टॉक सेटलमेंट होता है। इसको क्या है, अपन एक कैलकुलेशन की तरह पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या होता है आज के डेट में सब चीज सिस्टम में ही रहता है, तो इतना डीपली पढ़ने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपको दिखते रहेगा कि कितने का लॉस कितने का प्रॉफिट हुआ। लेकिन इसको अगर एक अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो दिमाग में बैठ जाता है ये सब चीजें, कि हम थोड़ा सा ट्रेडिंग को मैच्योरिटी के रूप में ले रहे हैं, है ना। तो ये हो गया, एक अपन ने बताया कैश सेटलमेंट, दूसरा स्टॉक सेटलमेंट। कैश सेटलमेंट किसमें होता है? कैश सेटलमेंट ना जनरली इंडेक्स में होता है। जैसे निफ्टी और जो बैंक निफ्टी है ना, उसमें जो ट्रेड होते हैं वो आखिरी दिन में ना कैश में सेटल होते हैं, ना कि स्टॉक में, क्योंकि ऑलरेडी इंडेक्स है, तो उनका जो सेटलमेंट होता है वो कैश में ही होता है ना। तो कैश में सेटलमेंट निफ्टी, बैंक निफ्टी, आजकल बैंकेक्स, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये जितने भी है ना इंडेक्सेस, ये सब कैश में सेटल होते हैं। अब मार्केट की इंटेग्रिटी का ये इसने पार्ट दिया है, तो मार्केट क्या है, इंटेग्रिटी बने रहे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग लें और लोगों को ज्यादा लॉस ना हो, और किसी का पेमेंट काउंटर पार्टी में, यानी किसी का मान लो आपको प्रॉफिट हुआ और सामने वाला उसको आपको पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर दिया, तो उसकी जो गारंटी वो कौन लेता है? मार्केट, जो एक्सचेंज होते हैं ना वो उसकी गारंटी लेते हैं, जो मैं आपको पहले बताया था। और सेटलमेंट सही से हो तो उसके लिए क्लीयरिंग हाउस बने हैं। जैसे आज आपने न्यूज सुनी हुई थी कि कुछ स्टॉक्स में जो सेटलमेंट है T+0 डेज में होगा, यानी कि सेम डे आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो सेम डे में आपको दिख जाएगा। तो ये जो सेटलमेंट है ना, ये क्लीयरिंग हाउस करता है। NSE BSE के ये जो क्लीयरिंग हाउस बने रहते हैं ना, ये सेटल करते हैं। और जो आज 25 स्टॉक्स हैं, जिसको आज न्यूज आई थी कि सेबी ने 25 जो स्टॉक्स हैं उसकी क्लीयरिंग T+0 डेज में अप्रूव कर दिए। तो ये सब बहुत अच्छी गुड न्यूज रहता है, यानी कि हमारे पास पेमेंट डिफॉल्ट का कोई चांस नहीं है। पहले 2 दिन लगते थे, हर्षद मेहता जी के टाइम में 15 दिन, 2-2 महीने भी लगते थे पहले सेटलमेंट होने में। उसका लोग बहुत फायदा उठाते थे। आज के डेट में T+0 डेज हो गया। तो ये हो गया क्लियरिंग प्रोसेस, है ना। ये क्लियरिंग हाउस क्या करता है, उसका ये प्रोसेस लिखा हुआ है ना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, तो एक्सचेंज उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना। ये उसी का कुछ पार्ट्स था। अब फॉरवर्ड जो प्राइस होता है, फ्यूचर, है ना, उसमें क्या क्या जुड़ा रहता है? फॉरवर्ड प्राइस में करंट करंट कैश प्राइस, पहला चीज हो गया करंट कैश प्राइस कितना है, प्लस कॉस्ट ऑफ बाइंग नाउ माइनस बेनिफिट ऑफ बाइंग नाउ। तो ये इसमें माइनस हो जाता है कि कितना कॉस्ट लग रहा है अभी बाय करने में और कितना बेनिफिट हो रहा है अभी बाइंग करने में, है ना। तो ये उसमें से माइनस हो जाता है। तो जैसे अब जेरी का फिर एक एग्जाम्पल आ गया है, इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। इसको अगर आप समझ लीजिए, जैसे जेरी वांट टू बाय द लैंड राइट नाउ, तो अभी उसको कितना प्राइस देना पड़ेगा? ₹1,00,000।
लेकिन अगर वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो जेरी को क्या फायदा होगा? हैज द कॉस्ट ऑफ मनी वेदर बोरोइंग और लेंडिंग, यानी कि अगर जेरी अभी बाय कर रहा है तो उसको 8% ब्याज में उसको उधार लेना पड़ेगा बैंक से, क्योंकि करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% चल रहा है। फिर जमीन खरीदेगा तो 2,000 रुपए उसको रियल एस्टेट का टैक्स देना पड़ेगा। फिर एक उसमें एक और जोड़ दिया है कि अब उस जमीन में ना एक ऑयल का कुआं है जिसमें से $500 उसको पर मंथ रेवेन्यू भी मिलेगा, तो उसका फायदा हो गया। तो अब जेरी जब बाय करने जाएगा तो उसको तो पहली चीज ₹8,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1 साल का। फिर है सेकेंड उसको देना पड़ेगा ₹2,000 एक्स्ट्रा, उसको बैंक से बोरो करने पड़ेंगे, है ना? तो उसका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब जो ऑयल निकल रहा है उससे उसको बेनिफिट मिलेगा, वो हो गया ₹6,000 का। तो टोटल उसको कितना देना पड़ेगा? तो ये देखिए, करंट कैश प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ बाइंग नाउ, यानी कि कितना मेरे को खर्चा आएगा अभी बाय करने में, तो 10,000। कैसे? 8,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक को दूंगा मैं, और ₹2,000 जो प्रॉपर्टी टैक्स दूंगा, और प्लस जो टैक्स के लिए 2,000 प्रॉपर्टी टैक्स को पटाने के लिए मैंने लोन लिया उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये हो गया 10,040। और उसको बाय करने से उसको फायदा क्या है? जो ऑयल का पंप है उससे जो पैसे जो तेल निकल रहा है उससे उसको रेवेन्यू मिलेगी 6,220। यानी कि देखो 6,000 तो ऐसे मिल रहा है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 चल रहा है, तो 6,000 में रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो 220, तो इतना इसको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो टोटल उसको नुकसान कितने का हो रहा है ना? ट्रेडर इन फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रिफर टू बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैश एंड फॉरवर्ड, तो ये अभी का प्राइस कितना है? 1 लाख। लेकिन जो फ्यूचर प्राइस है उसका कितना आ रहा है? 1,03,820। ये कैलकुलेट किया है अपन ने। ये थोड़ा सा डीप है, इसको अच्छे से थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब कमोडिटी, कमोडिटी को अगर अभी अपन बाय करते हैं तो क्या होता है, क्या क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैश प्राइस, स्टोरेज कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, ये सब देना पड़ेगा। लेकिन अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया तो अपने को क्या फायदा होगा? कन्वीनियंस, यानी कि आने वाले टाइम में अगर उसका प्राइस डबल हो गया तो वो हमारा फायदा हो जाएगा। मैक्सिमम लोग कमोडिटी को फ्यूचर के ही डेट में बाय करते हैं, और इसमें स्टोरेज कॉस्ट लगता ही लगता है, चाहे आप फ्यूचर में बाय करो चाहे अभी बाय करो। अब स्टॉक में क्या होता है? इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट ऑन स्टॉक प्राइस, ये आपका कॉस्ट हो गया अभी बाय करने का। लेकिन बेनिफिट क्या होता है? डिविडेंड, अगर आप अभी बाय करोगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा या इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड मिलेगा। लेकिन फ्यूचर एंड या ऑप्शन में अगर आप बाय करोगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। बॉन्ड्स क्या हुआ? बॉन्ड्स में इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, अभी आप बाय करोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और बेनिफिट क्या होगा कि जो इंटरेस्ट आपको पेड करेगा वो इसका उसका फायदा हो गया, कूपन जो आपको मिलेगा इंटरेस्ट, और जो आप बॉन्ड खरीदने में इंटरेस्ट दोगे वो, ये दोनों, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है, थोड़ा सा आपका माइंड खुल जाएगा इसमें। ठीक है, अब फिजिकल कमोडिटी जैसे अपन खरीदते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें प्राइस इंक्लूड होता है? कमोडिटी प्राइस, टाइम टू मैच्योरिटी ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इंटरेस्ट रेट, स्टोरेज कॉस्ट, एनुअल इंश्योरेंस कॉस्ट, ये सब प्राइस फिजिकल कमोडिटी जब भी आप डील करोगे तो इतनी सारी प्राइजेस का इफेक्ट उसमें पड़ता है ऑन फ्यूचर प्राइजेस। ठीक है, अब वैसे ही अपन देख लेते हैं स्टॉक में, तो स्टॉक प्राइस में क्या होता है? स्टॉक प्राइस, अब स्टॉक प्राइस, स्टॉक खरीदोगे तो टाइम टू मैच्योरिटी ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आप थीटा वैल्यू दे रहे हो ना, आज के 1 साल बाद लोगे तो उसका टाइम वैल्यू भी तो रहेगा। फिर सेकंड इंटरेस्ट रेट दोगे। लेकिन अगर आप स्टॉक अभी बाय करोगे तो डिविडेंड पेमेंट जो है वो आपको मिलता रहेगा, वो आपका प्रॉफिट हो गया। टाइम रिमेनिंग टू मेच्योरिटी आफ्टर डिविडेंड पेमेंट, यानी कि डिविडेंड पेमेंट
जो आपको मिलेगा वो केवल फ्यूचर और ऑप्शन में नहीं मिलेगा, केवल स्टॉक की डिलीवरी में ही आपको डिविडेंड मिलेगा, वो आपका नुकसान रहेगा। लेकिन आपको क्या क्या देना पड़ेगा? स्टॉक प्राइस, इंटरेस्ट रेट और टाइम टू मेच्योरिटी, ये आपके फ्यूचर प्राइस में इंक्लूड होगा। ठीक है। अब बॉन्ड्स में क्या क्या है? बॉन्ड, बॉन्ड प्राइस, टाइम टू मेच्योरिटी ऑफ फॉरवर्ड, इसमें भी टाइम वैल्यू रहेगा, इंटरेस्ट रेट रहेगा, और कूपन रेट जो आपको मिलने वाला है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है। फॉरेन करेंसी में भी सेम रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। अभी आर्बिट्राज क्या होता है इसको समझते हैं अपन। आर्बिट्राज क्या होता है कि अपन को एनएससी में किसी का प्राइस 100 रुपए दिख रहा है, एनएससी एक एक्सचेंज हो गया, दूसरा एक्सचेंज हो गया बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसमें उसका प्राइस 102 रुपए दिख रहा है। तो जो 2 रुपए का जो डिफरेंस रहेगा, लोग क्या करेंगे? एनएससी में बाय किए 100 रुपए में और इमीडिएटली उसको सेल कर देंगे इसमें, बीएससी में। ठीक है। तो 2 रुपए उनको ऑन द स्पॉट प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं आर्बिट्राज। जो कि आज क्या है कि आज के डेट में जो ट्रेडिंग टर्मिनल्स और जो इतने फास्ट हो गए हैं ना, कि आपको उतना ज्यादा चांस नहीं मिलने वाला आर्बिट्राज करने का, कि आपने 100 में लिया और 102 में बेच लिया। मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ की चीज ली और तुरंत उसने 1 करोड़ 2 लाख रुपए में दूसरे एक्सचेंज को बेच दी। ये बहुत कम चांस मिलते हैं, लेकिन आर्बिट्राजिंग में आपको प्राइस का डिफरेंस एक एक्सचेंज में अलग और दूसरे में अलग दिखेगा ही दिखेगा। किसी में हो सकता है कि आपको 100 रुपए इसमें दिख रहा है और किसी में 98 रुपीज भी दिख रहा है। तो 2 रुपए का जो प्लस माइनस रहता है उसको आर्बिट्राजिंग बोलते हैं। बहुत लोग इसमें अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है। अब डिविडेंड होता है। डिविडेंड में क्या होता है? आपको, आपने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। उसका एक डिक्लेरेशन डेट होता है कि किसी कंपनी ने मान लो 27 मार्च 2024 को डिक्लेयर किया कि हम आने वाले समय में डिविडेंड देंगे। तो वो क्या हुआ? डिक्लेरेशन डेट ऑफ डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट। यानी कि रिकॉर्ड डेट यानी कि मान लो जिस दिन डिविडेंड देने वाला है उसके 3 दिन पहले या 2 दिन पहले रिकॉर्ड डेट डिसाइड रहता है कि आपकी जो आपके पास जो उसके शेयर्स हैं वो इतने होने चाहिए उस डेट में। मान लो आज 27 मार्च, आज रिकॉर्ड डेट है, तो आज मैं बाइंग करूंगा तो आज ही मेरे पास डिलीवरी तो नहीं मिलने वाली। तो आज के डेट में मेरे डीमैट अकाउंट में उतने शेयर्स होने चाहिए, या T+2 डेज, यानी कि रिकॉर्ड डेट से आज मैंने बाइंग किया और 2 दिन बाद उसकी डिलीवरी मिल गई, तो वो आप मान के चलो, जैसे मान लो आज 27 मार्च है, 29 मार्च उसका रिकॉर्ड डेट है। तो अगर आज मैंने उसकी बाइंग की और मेरे को उसकी डिलीवरी मिल गई, तब मैं एलिजिबल रहूंगा डिविडेंड के लिए, है ना। वैसे ये एक्स डिविडेंड डेट है, ये हो गया पेबल डेट। अब ये शॉर्ट सेल होता है। ये शॉर्ट सेल क्या होता है कि किसी भी स्टॉक को अगर हम सेल कर रहे हैं तो उसको शॉर्ट बोला जाता है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? उतने शेयर्स आपके पास होने चाहिए ना, या आपके जो ब्रोकर है उनके पास उतने स्टॉक होने चाहिए कि कोई भी आया, मान लीजिए 1 लाख शेयर उसने शॉर्ट कर दिया, लेकिन उतने शेयर्स अगर नहीं रहे तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी उसकी, है ना। आप मान लो सुबह 9:15 को उठे, आपको लग रहा है कि 1 लाख शेयर मैंने मार्जिन में, मान लो 10% मार्जिन, तो 1 लाख शेयर है, उसकी प्राइस है 10 रुपए, तो टोटल हुआ 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और 20% मार्जिन यानी कि 2 लाख रुपए की मार्जिन में मैंने 1 लाख शेयर्स किसी भी स्टॉक के मैंने सेल कर दिया, और शाम को मार्केट नीचे भी आ गया। लेकिन 1 लाख शेयर की आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, या तो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका स्टॉक लिक्विड नहीं है, तो उतने अगर डिलीवरी अगर आपने स्क्वायर ऑफ टाइमली नहीं कर पाए, तो क्या होगा? आपको, आपके ब्रोकर को दूसरे ब्रोकर से उतने स्टॉक्स
बोरो करने पड़ेंगे, है ना, बोरो करने के चार्जेस लगेंगे। या तो उसको आप सेल करोगे तो आपको डिलीवरी लेना होगा, या तो उसको आपका जो ब्रोकर है वो किसी और से आपके लिए खरी आप आपके लिए वो लेके आपके लिए देगा, तो आपको उसको उसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी। तो सेल करने में बहुत परेशानी होता है ना। सेम बाइंग में भी होता है। तो ये क्या होता है कि शॉर्ट सेल आप कब कर सकते हो, एक्सेप्ट द सिचुएशन व्हेन मार्केट इज लॉक। जब मार्केट कई बार लॉक नहीं हो जाता कि अपर सर्किट लग गया तो मार्केट लॉक कर दिए, तो उसमें आप शॉर्ट सेल नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा अच्छा बेसिक डिटेल है। और अब देखिए ये होता है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन एंड ऑप्शन टर्मिनोलॉजी। तो अब ये क्या होता है देखो, क्या क्या होता है, टाइप बता रहे हैं ना। अ कॉल ऑप्शन इज द राइट टू बाय और टेक अ लॉन्ग पोजीशन इन अ असेट एट फिक्स प्राइस ऑन और बिफोर अ स्पेसिफिक डेट। ठीक है। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है, राइट टू बाय, हमेशा याद रखिएगा क्या लिखा है, राइट टू बाय। आपका राइट है बाय करने का, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। पुट ऑप्शन के पास है, पुट ऑप्शन इज द राइट टू सेल और टेक अ शॉर्ट पोजीशन इन असेट्स। तो कॉल 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 ऑप्शन का मतलब क्या हुआ, टेक अ लॉन्ग पोजीशन इन असेट। और पुट ऑप्शन का मतलब क्या हुआ, इसमें लिखा है टेक अ शॉर्ट पोजीशन इन अ पर्टिकुलर असेट या स्टॉक या कमोडिटी या ईटीसी जो भी है। ठीक है। Note the difference between an option and future contract. Future contract require delivery at fixed price. Future contract डिलीवरी मांगता है एट अ फिक्स प्राइस, लेकिन बायर और सेलर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोथ हैव क्लियर डेफिनेशन ऑब्लिगेशन दैट दे मस्ट मीट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑब्लिगेशन होता है कि दोनों को अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है या तो डिलीवरी लेनी है ना। लेकिन द सेलर मस्ट मेक डिलीवरी, सेलर डिलीवरी मेक करेगा और बायर उसको लेगा, है ना। यानी कि सेलर डिलीवरी देगा और बायर उसको लेना पड़ेगा। लेकिन बायर ऑफ एन ऑप्शन हैज अ चॉइस, हे में या तो वो डिलीवरी ले सकता है, ही कैन चूज अ टेक अ डिलीवरी और अ मेक अ डिलीवरी एट पुट, है ना। तो कॉल में क्या कर सकता है, ही कैन, यानी कि वो ले सकता है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है उसके पास कि उसको लेना ही है, वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके भी निकल सकता है ना। वैसे ही जो पुट राइटर है वो अपनी डिलीवरी मेक कर सकता है, कैन लिखा है देखिए, ही कैन चूज, यानी कि वो डिलीवरी दे, टेक अ डिलीवरी, यानी कॉल ऑप्शन ने मान लीजिए मैंने 2 रुपए में किसी का ऑप्शन को, उस अंडरलाइंग असेट्स का स्ट्राइक प्राइस का मैंने 2 रुपए में बाय किया, लेकिन मेरे को डिलीवरी नहीं लेनी है, तो उसके लिए मेरे लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन उसके लिए मेरे को मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा। बिना मार्जिन के डिलीवरी तो नहीं लूंगा, लेकिन मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, जो कि अभी के ट्रेंड में चला आ रहा है ना। तो इसको थोड़ा थोड़ा अपन और डिटेल में पढ़ते हैं क्या लिखा है। इसका मैं हिंदी में नोट्स बना के आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ये अभी अपन केवल डिस्कस कर रहे हैं और आप लोग भी पढ़िएगा। लेकिन जब 1-2 क्लास बाद जब मेरे को थोड़ा सा समय मिल जाएगा तो इस सब की मैं हिंदी में अच्छे से नोट्स बना के आपको दूंगा सभी को। ठीक है। तो अंडरलाइंग असेट क्या होता है, the underlying asset, more simply the underlying is the security or commodity to be bought or sold under the term of the option contract। यानी कि जिसको अपन बाय या सेल करेंगे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसको अंडरलाइंग एसेट बोलते हैं। जैसे अपन बैंक निफ्टी या श्रीराम फाइनेंस या रिलायंस या आइडिया देख रहे थे ना, वो अंडरलाइंग एसेट्स हुआ। ठीक है। अब देखो एक्सपायरी क्या होता है ना, जो अंडरलाइंग ऑप्शन की, अभी जैसे कल मार्च की एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, मार्च का महीने की एक्सपायरी, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। तो अगला जो एक्सपायरी है मंथली वो कब आएगा, अगले अप्रैल मंथ के लास्ट गुरुवार को। कभी भी जो एक्सपायरी होती है
मंथली एक्सपायरी वो मंथ के आखिरी गुरुवार को होती है इंडिया में, अपने देश में किसी भी स्टॉक की जो मंथली एक्सपायरी होती है। ठीक है। और वीकली एक्सपायरी का सब अलग अलग डेट है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बुधवार को होती है, निफ्टी की एक्सपायरी गुरुवार को होती है, तो वो वीकली एक्सपायरी हो गया। वैसे ही अब क्या है कि कुछ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो क्वार्टरली ट्रेड भी करते हैं। अब अपने देश में तो फिलहाल नहीं करते, लेकिन क्या है कि जैसे आपने मार्च में ट्रेड लिया ना, तो उसका जो अगला एक्सपायरी है वो जून में रहेगा, है ना। और जून में ट्रेड लिया तो उसकी अगली एक्सपायरी सितंबर, ऐसे करके 4 क्वार्टर में उनकी एक्सपायरी फिक्स रहती है ना। इसी अब एक्सपायरी, एक्सपायरेशन डेट और एक्सपायरी, अब इसमें लिखा है लास्ट ट्रेडिंग डेट ऑफ फ्राइडे। अब ये यूएस के लिए लिखा हुआ है इसमें, है ना। यूएस के लिए लास्ट डेट है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, ये लास्ट डेट ऑफ मंथ, लेकिन लास्ट गुरुवार, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। लेकिन कोई भी मंथ में अगर लास्ट थर्सडे के दिन त्योहार आ गया या कोई बड़ा हॉलीडे आ गया, लीगल हॉलीडे आ गया, तो जो एक्सपायरी होती है वो गुरुवार की जगह ना होके बुधवार को होती है फिर। ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सपायरी के बारे में लिखा है। अब यहाँ पे इसने ये लिखा है कि जो इंडेक्स की एक्सपायरी होती है वो दो टाइप से होती है। कई जगह क्या होती है, एएम एक्सपायरेशन, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। एएम एक्सपायरी मीन्स यानी कि जो एक्सपायरी के दिन सुबह जो प्राइस में खुलता है ना मार्केट, उसमें वो एक्सपायरी होगा। और पीएम एक्सपायरी मीन्स जो जो एक्सपायरी वाले दिन ना, जो लास्ट में क्लोजिंग प्राइस है उसमें एक्सपायर होता है। अगर आपने स्क्वायर ऑफ पोजीशन नहीं ली है, तो अगर ऑटो स्क्वायर ऑफ होगा तो इस तरीके से भी ट्रेड होता है दुनिया में, है ना। एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस जो अपन ने डिस्कस किया था, देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी जो प्राइस है अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट की 62 है, 62 रुपीज उसकी प्राइस हो गई। लेकिन एक्सरसाइज प्राइस क्या है या स्ट्राइक प्राइस क्या है, उसके हैं 50, 55, 60, 65, 70, 75। तो ये सब क्या हुए, उसके स्ट्राइक प्राइस हो गए। लेकिन अगर मान लीजिए इतने तो उसके खुले होंगे प्राइस, लेकिन अब मार्केट मान लो 75 में पहुंच गया, तो उसके बाद कौन से एक्सरसाइज या स्ट्राइक प्राइस खुलेंगे, 80, 85, 90, है ना। ये इस तरीके से देख लो, ये उतने काम की नहीं है अपने लिए। देखो, और ये एक्सपायरी, व्हेन एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन इज एक्सपायर, तो ये क्या होता है, द फिजिकल अंडरलाइन और फ्यूचर पोजीशन और कैश, ये तीन पोजीशन में ट्रेड सेटलमेंट होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अब वही चीज लिखा है, सेटलमेंट इन अ फ्यूचर पोजीशन। तो फ्यूचर पोजीशन अगर आपने ली है, तो उसमें सेटलमेंट कैसे होगा, फ्यूचर के ही पोजीशन से वो सेटल होगा, है ना। सेटलमेंट इनटू कैश, अब ये जो इंडेक्स के बारे में मैंने बात किया, तो इस टाइप से ये सेटलमेंट होगा कैश में, जो इंडेक्स के ऑप्शन होंगे या फ्यूचर होंगे, है ना। अब ये एक्सरसाइज स्टाइल जो है, कि मैंने कुछ क्लास पहले आप लोगों को बताया था कि दो टाइप से एक्सपायर होते हैं, एक होता है यूरोपियन, दूसरा होता है अमेरिकन। यूरोपियन जो एक्सपायरी होती है ना एक्सरसाइज, वो केवल लास्ट डेट ऑफ एक्सपायरी, यानी एक्सपायरी वाले दिन ही उसको आप एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन अमेरिकन ऑप्शन क्या होता है, उसको कभी भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। और ऐसा केवल यूरोपियन और अमेरिकन लिखने का ये मतलब नहीं है कि वो यूरोप में लागू हो रहा है और ये अमेरिका में, ऐसा कुछ नहीं है। ये कई कई बार अमेरिका यानी कि यूएस कंट्री में भी यूरोपियन ऑप्शन चलते हैं, और यूरोप में भी अमेरिकन ऑप्शन चलते हैं। यानी कि वो एक ट्रेंड है, उसका एक पैटर्न है, उसका नाम रखा है यूरोपियन और अमेरिकन। ठीक है। अब मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था कि किसी भी ऑप्शन की जो प्राइस है उसमें दो चीज होती है, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा टाइम वैल्यू। ठीक है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अभी अंडरलाइन की प्राइस है 435 रुपया, और 400 की जो कॉल जो चल रही है 35 रुपीज, है ना। तो 400 की कॉल कहना बाय एट 4000, 400 रुपीज, है ना। तो 35 विल बी क्रेडिट। लेकिन इसमें क्या है, ये जो इसकी जो वैल्यू हुई,
इसमें 35 में ये इंट्रिंसिक वैल्यू भी है प्लस टाइम वैल्यू दोनों है इसमें, है ना। यही इसमें बताने की कोशिश किया है। अब ये जो मनीनेस होता है वो क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस एंड प्राइस ऑफ अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट। मनीनेस होता है इन द मनी, है ना। इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, मैंने आप लोगों को उसमें बताया है चार्ट में। ये देखिए इसमें, ये जितने भी हैं ये इन द मनी हो गए कॉल के, ये पुट के इन द मनी हो गए, और ये आउट ऑफ द मनी हो गया। यानी कि आउट ऑफ द मनी केवल इसमें टाइम वैल्यू बची है दोनों में। और इसमें क्या बचा है, केवल टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों। ठीक है। तो इस तरीके से ना धीरे धीरे स्टडी करेंगे ना अपन इसको, तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो ये तीन टाइप के मनी दे दिए, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, है ना। इन द मनी कॉल, आउट ऑफ द मनी कॉल, है ना, दो टाइप का होता है। आउट ऑफ द मनी पुट्स यानी कि लोअर एक्सरसाइज प्राइस, और हायर एक्सरसाइज, यानी कि देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, जो चीज मैंने उसमें डिटेल में बताई थी यहाँ पे, ये इन द मनी, तो ये लोअर एक्सरसाइज, यानी कि यहाँ से प्राइस 1980, 1960, 1940 यानी कि घटते क्रम में जा रहा है, तो ये कॉल की इन द मनी हुई। और पुट की कैसे हुई, ये बढ़ते क्रम में जा रहा है, 3000 से 3020, 3040, 3060, 3080, ये बढ़ते क्रम में, तो पुट की ये इन द मनी हुई। और वैसी कॉल की आउट ऑफ द मनी में क्या होगा, प्राइस बढ़ते जाएगा। ये कॉल की आउट ऑफ द मनी हुई और ये पुट की आउट ऑफ द मनी हुई। इसको अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे ना, मजा आ जाएगा ट्रेडिंग में आप लोगों को। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक एक्सरसाइज क्या होता है कि अगर आपने ट्रेड को एक्सरसाइज नहीं किया, तो ऑटोमेटिक वो एक्सरसाइज हो जाएगा, तो उसमें कई बार क्या है कि आपको पेनाल्टी भी लग सकती है ना। तो उसी के बारे में ये सब पूरा डिस्कस किया गया है इसमें। ठीक है। तो ये अपन चैप्टर 3 तक अभी कंप्लीट कर लिए हैं। तो